इनके सहयोग से जो है सभी को क्या कर दे। चलिए चलिए स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजिन क्लासेस 786 पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज आप लोग के लिए हम आज का जो सेशन रहने वाला है वो है क्लास 10 का। हम लोग क्या गोधुली चल रहा था ना, हाँ गोधुली, ये गोधुली बुक से चल रहा है और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। पार्ट 1 आज अपलोड कर दी, कल ही अपलोड हो गया है। पार्ट 2 भी आज अपलोड हो जाएगा। उम्मीद है कि पार्ट 3 भी आज अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। जो लोग नए देखें जाकर देख लीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी पार्ट 3। क्या है जी? भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। भारत से हम क्या सीखें है क्या? कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है या रचना है या भाषण है? क्या है? कहाँ दिमाग तुम्हारा है बच्चा जी? भाषण है। कहाँ है? हाँ, तो भारत से हम क्या सीखें क्या है? भाषण है ना। और ये देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। पढ़ा था ना तो लोग को, चैप्टर बहुत बड़ा है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, हम सिर्फ उसी पॉइंट को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे बताएंगे वो एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसको ध्यान से समझना है और उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, भाषण है ना। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। तो सबसे पहले हम तो क्या बोले कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है जी? तो इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। क्या नाम है उनका? मैक्स मूलर। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले चूंकि देखो लेखक से भी सवाल बनता है, ठीक है ना। इसके पहले पढ़ रहे थे आप लोग को श्रम विभाजन जाति प्रथा बताए थे ना। कौन थे लेखक उसके? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग को बहुत सारा बात बताए थे और उससे क्वेश्चन बनता भी है। इसके दूसरा बताए थे 20 के दांत, उससे उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन श्रम विभाजन जाति प्रथा और ये भाषण से हम भारत से हम क्या सीखें, भारत में क्या सीखें, क्या लिख दिया हमने? भारत से हम क्या सीखें ना। भारत से हम क्या सीखें, ठीक है ना। भारत से हम क्या सीखें, ये एक किससे बनेगा। और ये देखो, ये तुम लोग सोचेगा कि कहानी है तो एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे 20 के दांत सुनाया था कहानी, मज़ा आया था आप लोग को ना। तो वैसा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चूँकि भाषण है तो भाषण के जैसा रहता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट रहेगा बताएंगे। तो सबसे पहले बोले क्या कि लेखक कौन है इसके? मैक्स मूलर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पूरा नाम क्या रहेगा, एग्जाम में आता है, कि लेखक का जो लेखक है इसका पूरा नाम क्या हो सकता है, बताओ इसका पूरा नाम। हाँ, क्या होता है? तो दे देगा ऑप्शन में विलियम मैक्स मूलर दे देगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर दे देगा। क्या होगा? तो इसका पूरा नाम हो जाता है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किसका पूरा नाम है? तो मैक्स मूलर का पूरा नाम है। अब बात करते हैं कि सर बताइए कि लेखक जो मैक्स मूलर हैं वे कहाँ के निवासी हैं, है ना, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये महाराष्ट्र के नहीं रहने वाले हैं, बल्कि कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन, यानी जर्मनी। कहाँ के? ये जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर ये भी बता दो कि इनके पिता का क्या नाम था। हाँ, पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था विल्हेम मैक्स मूलर। विल्हेम मैक्स इनके पिता का नाम था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। जन्म इनका कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। देखो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सब ध्यान रखना, सब क्या है? इम्पोर्टेंट है। मृत्यु जर्मनी में पैदा लेंगे।
मृत्यु इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 19 ईस्वी को। क्या हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। जब ये 4 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी विल्हेम मैक्स मूलर जो थे उनका देहांत हो जाता है। क्या समझा आप लोग? यानी कि क्या बोल सकते हैं कि 4 वर्ष जब लेखक यानी मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे? 4 वर्ष के थे। 4 वर्ष के आयु में ही 4 वर्ष के आयु में क्या हो जाता है? पिता का देहांत हो जाता है ना। 4 वर्ष के आयु में इसके पिता का क्या हो जाता है? इसके पिता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब इनके पिता का देहांत हो जाता है, चूंकि देखो बहुत छोटे हैं तो इनका हालात आप लोग को पता होता है कि घर का जो भी खर्च होता है वो बाबूजी करते हैं, पिताजी करते हैं। और पिताजी की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो क्या हो जाएगा बताओ? घर का हालात ख़राब होगा कि नहीं होगा? घर का हालात ख़राब हो जाएगा, है ना। घर का कंडीशन ख़राब होगा, यहाँ तक कि वहाँ जो बच्चे रहेंगे उसका पढ़ाई लिखाई में भी बाधा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इनके पिताजी के देहांत करने के बाद इनका भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लेकिन उतना कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई किया। इन्होंने क्या किया? पढ़ाई किया। और 18 वर्ष में, कितना वर्ष में? 18 वर्ष में जर्मनी में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था लिपजिंग। क्या नाम था? लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय। लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? 18 वर्ष में लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया? हाँ, क्या पढ़ना शुरू किया रे? संस्कृत पढ़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। देखो कहाँ के हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मन भाषा बोलेंगे, लेकिन इन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। यहाँ गया, संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया। संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब संस्कृत पढ़ेंगे तो इनको नॉलेज बढ़ेगा ना। बोलो, जर्मन का तो भाषा ही इनके पास, ज्ञान ही है। संस्कृत भी सीख चुके हैं, तो संस्कृत सीखेंगे अगर तो जो भी संस्कृत पुस्तक रहेगा तो उसको ही आराम से पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद उसका अगर चाहेंगे तो जर्मन भाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ पुस्तक का अनुवाद भी किया जर्मन भाषा में, ठीक है ना। तो जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। अब वो कौन कौन सा पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं? तो एक सबसे पहला जो पुस्तक आता हुआ था हितोपदेश, एक ग्रंथ है। क्या है? हितोपदेश ग्रंथ है। आई तुमको संस्कृत में ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एक कहानी है, सोना का कंगन उंगन बाघ का कहानी है, ठीक है। तो हितोपदेश है और ये किस भाषा में लिखा गया है? ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा हुआ। किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके लेखक कौन थे जिन्होंने संस्कृत में लिखा था? हाँ, नारायण पंडित। हितोपदेश जो संस्कृत में लिखा गया था, कौन लिखे थे? नारायण पंडित। वो तो अलग बात है कि इसको जर्मन भाषा में कौन दिए? हितोपदेश को जर्मन भाषा में कौन दिए? तो मैक्स मूलर। एक और था, कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक था जिसका नाम था मेघदूत। क्या नाम था? मेघदूत। ये भी किस भाषा में लिखा हुआ था? हाँ, ये भी लिखा हुआ था संस्कृत में। इसको कौन लिखे थे? कालिदास। कौन लिखे थे? कालिदास को जानते हो ना तुम लोग? कालिदास। तो कालिदास संस्कृत में लिखे थे मेघदूत। और फिर मेघदूत को भी संस्कृत से जर्मन भाषा में कौन अनुवाद किए? मैक्स मूलर। और एक उपनिवेशी था क्या बोलते हैं उसको? उपनिषद। क्या बोलते हैं उसको? उपनिषद। इसमें 2 उपनिषद है। एक है कंठ। क्या है? कंठ एवं एक है केन। कंठ एवं केन। आई दोनों के, हाँ, ये दोनों के भी जर्मन भाषा में अनुवाद किए। कौन? मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर साहब। तो पूछेगा सवाल कि बताइए हितोपदेश पुस्तक, हितोपदेश ग्रंथ को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मैक्स मूलर ने अनुवाद किया। पूछेगा मेघदूत पुस्तक को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? इसको मेघदूतम कर लो, ठीक है। मेघदूतम पुस्तक को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मेघदूत ने। उपनिषद यानी कंठ एवं केन
को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मैक्स मूलर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग समझने में? नहीं ना? तो लेखक भारत से हम क्या सीखे? इसका लेखक कौन? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी का पूरा नाम क्या? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इनके पिताजी का नाम क्या? विल्हेम मैक्स मूलर। विल्हेम मैक्स मूलर। इनका जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। इनका मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। उसके बाद इनका जो है पिताजी का देहांत कब हो गया था? 4 वर्ष के उम्र में। इन्होंने जो है लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय जो जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की? तो संस्कृत की पढ़ाई प्रारंभ की। कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष के उम्र में। फिर इनसे पूछेगा कि बताइए कि हितोपदेश नामक ग्रंथ का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। फिर पूछेगा मेघदूतम जिसके लेखक कौन थे? कालिदास। तो मेघदूतम जो संस्कृत में लिखा गया था उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। फिर पूछेगा उपनिषद यानी कंठ और केन को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मैक्स मूलर ने किया। किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं ना? अब हम जैसा देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद। अब ध्यान से देख, ये जर्मनी भाषा जानते थे, संस्कृत जानते थे। यानी जो मैक्स मूलर जी जो थे वो उनके पास बहुत सारे वेदों का ज्ञान था। जो होता ना, कोई लोग संस्कृत भी जानता है, बहुत सारा वेद जानता है। तो मैक्स मूलर जो थे वो उससे भी ऊपर उठ के थे। मतलब सब बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज था, बहुत गहन नॉलेज था। ठीक है ना? एकदम डीपली जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज था। इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद होता है वो मैक्स मूलर साहब को क्या पानी है रे? मैक्स मूलर साहब को लेके आओ ना याद उसको। मैक्स मूलर जो हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर को वो क्या कहते हैं? वेदांतियों का वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांतियों का वेदांत कहते हैं। वेदांतियों का, हाँ, वेदांतियों का वेदांत किसको कहते हैं? वेदांतियों का वेदांत किसको कहते हैं? मैक्स मूलर को। हाँ, स्वामी विवेकानंद तो कहीं रहे हैं, मैक्स मूलर को कहा है ना? तो पूछेगा अच्छा ये बताओ, स्वामी विवेकानंद जो हैं इनका इन्हीं के जन्म दिवस पर यानी 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है ना? तो स्वामी विवेकानंद देखो, वेदांतियों का मतलब वेद माने वेदों, वेदांतियों का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लेना, मतलब बहुत सारे वेदांतियों का ज्ञान होना। उससे भी ज़्यादा ही ऊपर उठे थे। वेदांतियों का वेदांत मतलब जो जितना संत महंत लोग सब वेदांति का युग, वेद का युग थी नॉलेज लेकर रखा रहता ना, उससे भी ज़्यादा जानते थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा वेदांतियों का वेदांत। तो पूछेगा आपसे सवाल कि वेदांतियों का वेदांत मैक्स मूलर को किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। फिर पूछेगा स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? तो मैक्स मूलर को कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। अब हम आप लोग को लेके चलते हैं 1818 ईस्वी में, 1868 ईस्वी की कहानी सुनाते हैं। 1868 ईस्वी में क्या हुआ कि जो मैक्स मूलर साहब जी थे वो ब्रिटेन में जा कर के क्या करते हैं? ब्रिटेन की एक महारानी, क्योंकि उसमें महारानी का शासन चलता था, तो ब्रिटेन की महारानी के सामने वो भाषण देते हैं। क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो उनके भाषण सुन करके जो ब्रिटेन की महारानी होती है वो खुश हो जाती है। क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। और खुश हो करके जो ब्रिटेन की महारानी होती है मैक्स मूलर को, किसको? मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि देती है। किसकी उपाधि देती है? हाँ, नाइट की उपाधि दे देती है। तो नाइट की उपाधि कौन देती है? ब्रिटेन की महारानी, यानी ब्रिटेन
ब्रिटेन की महारानी जो है उसको क्या देती है, नाइट की उपाधि देती है। लेकिन जो मैक्स मुलर है वो नाइट की उपाधि लेने से क्या कर देता है, मना कर देता है। क्या कर देता है, मना। नाइट की उपाधि पूरा विश्व में एक साल भर में एक ही व्यक्ति को मिलता है। किसको मिलता है, पूरा वर्ल्ड भर में साल में किसी एक ही इंसान को मिलता है नाइट की उपाधि। ठीक है, तो नाइट की उपाधि लेने से क्या कर देते हैं। तो पूछेगा कि बताओ 1868 ईस्वी में मैक्स मुलर को किसकी उपाधि मिली थी, तो नाइट की उपाधि मिली थी। किसने दिया था, तो ब्रिटेन की महारानी ने दिया था। तो नाइट की उपाधि इन्होंने रखा था कि नहीं रखा था, नहीं रखा था। तो नाइट की उपाधि लेने से क्या कर देता है, लेने से मना कर देते हैं, है ना। यानी नाइट की उपाधि लेने से क्या कर देते हैं, मना करते हैं कि हमको नाइट की उपाधि नहीं चाहिए। अब यहाँ समझो ध्यान से। अब बताओ, जो मैक्स मुलर है वो बहुत विद्वान है कि नहीं। मैक्स मुलर क्या है रे, बहुत विद्वान है। अब उस समय जब यहाँ पर 1823 और 1900 की बात चल रहा है, तो 1823 और 1900 की बात चल रहा है, तो भारत में उस समय अंग्रेज का शासन है। किसका शासन है, अंग्रेज का शासन है। अंग्रेज शासन कर रहा है। तो ब्रिटेन से जो अंग्रेज लोग जो है पढ़ लिख करके बड़ा बड़ा ऑफिसर, अधिकारी, डीएम, एसडीएम बन करके आता है, तो भारत में आता है क्या करने के लिए, शासन करने के लिए, राज करने के लिए। तो अगर वहाँ पर राज करने के लिए भारत में आ रहा है, तो उसको भारत के बारे में जानकारी भी होना चाहिए ना। तो भारत के बारे में जानकारी उसको कौन देगा, तो जो अंग्रेज लोग होता है वो मैक्स मुलर साहब को बुलाता है और बुला के कहता है कि जो IAS जो IPS वगैरह है, इसको थोड़ा सा आप लोग संबोधित कीजिए, इसको थोड़ा सा भारत के बारे में बताइए। तो वही जो मैक्स मुलर साहब हैं वो अपने भाषण देना चालू करते हैं। क्या देते हैं, एक भाषण देते हैं, और भाषण में भारत के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, भारत के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए जो भाषण दिया गया ना, तो उसी भाषण को भारत के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ये क्या है, एक भाषण है, क्योंकि भाषण के माध्यम से बता रहे थे ना, इसीलिए बोला भारत से हम क्या सीखे, उसको क्या बोला, भाषण बोला गया। तो अब बता अब क्या होगा कि जो मैक्स मुलर साहब है वो सबको क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, और सबको क्या करेंगे, बताएंगे। जब भाषण देना शुरू करेंगे, जब संबोधित करेंगे, तो इस प्रकार जो है वहाँ अंग्रेजों को क्या करेगा, भारत के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा, भारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगा, जिससे उसको आसानी होगा वहाँ पे शासन करने में। बात समझ में आ रहा है। तो ये था कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, जो आपको दिए हैं, और इसको याद रखना ही रखना, ठीक है ना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बताते हैं, एक तो इसको याद रख लेना, ये भी पूछ देता है, ठीक है, खास करके कहाँ पैदा लिए थे पूछेगा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु याद रखना, ठीक है ना। जन्म मृत्यु को याद रखेगा, और ये लिपजिंग वाला तो खास करके याद रखना, ठीक है ना। और एगो ये कौन कौन किताब का उन्होंने जर्मन भाषा में क्या किया था, उपदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखना, नाइट की उपाधि वाला भी याद रखना। मतलब बेसिकली सब इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट इसमें क्या करना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो है हम आप लोग को ये तो बता दिए हैं, अब जरा सा भारत से हम क्या सीखे हैं, इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनेगा, कुछ क्वेश्चन जो है पॉइंट्स है उसको हम बताएंगे, उसी में कुछ समझाते हुए आप लोग को चलेंगे, ठीक है। इसको उतारेगा, उतारना इसको, तो छापो इसको, फिर बताते हैं। चलो हो गया। तो लोग एक चीज़ बताना हम भूल गए, हम जो बोल रहे थे जो अंग्रेज लोग को जो IAS IPS जो लोग शासन करता था भारत पे, उसको जब मैक्स मुलर साहब जब भाषण दे रहे थे, जो बता रहे थे, तो हिंदी में दे रहे थे कि अंग्रेजी में दे रहे थे, अंग्रेजी में दे रहे थे। अंग्रेजी में उनको हिंदी समझ में आएगा हैं, तो किस में दे रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे। और हम लोग तो इसको पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो इसको कोई तो हिंदी में अनुवाद क्या होगा। जिस तरीके से श्रम विभाजन जाति प्रथा इंग्लिश में लिखा हुआ था ना, तो उसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। कौन किए थे, ललाई सिंह यादव किए थे। उसी प्रकार से भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम, हाँ, भारत से हम क्या सीखें का हिंदी अनुवाद, का हिंदी अनुवाद किसने किया था, इसको भी तो कोई हिंदी में अनुवाद किया होगा, क्या था, तो क्या था, भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन क्या था, भवानी
शंकर त्रिवेदी। भवानी शंकर त्रिवेदी जो थे वो तो पूछेगा आपसे कि बताओ भारत से हम क्या सीखें का हिंदी अनुवाद किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। अब चलते हैं जरा सा, हम इत हो चुका है, अब हम देखते हैं कि आखिर इससे और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, जब वो भाषण दे रहे थे, मैक्स मुलर साहब जब अंग्रेज लोग सबके सामने भाषण दे रहे थे, तो भाषण के दरमियान बोलते हैं, कौन बोलते हैं? लेखक बोलते हैं कि अगर आपका सवाल होगा मेरे से, आप मेरे से ये पूछेगा कि पूरे दुनिया में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण देश कौन है? तो हमारा जवाब होगा भारत। क्या होगा? भारत। उनका कहना था, और आपसे ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, सौंदर्य को हम संसाधन बोल सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो जवाब में क्या आना चाहिए? भारत। क्या आना चाहिए? क्यों? पहले इसको लिख देते हैं सवाल को। पहले सवाल को क्या करते हैं? जो सवाल है क्या बोले हम कि सर्वविध संपदा तथा प्राकृतिक सौंदर्य, सर्वविध संपदा तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? परिपूर्ण देश कौन है? ये सवाल है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? भारत। ठीक है ना? क्या ना, हमारे लेखक साहब बोल रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे? क्यों? आखिर लेखक ने भारत को ही क्यों कहा? क्योंकि देखो तुमको पता है कि भारत को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया, याद है आप लोग को? यानी कि भारत में जो है पहले अधिकांशतः चीज सोना कहीं रहता था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आपको ये भी पता है कि भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें से मुस्लिम शासक भी बहुत सारे लोग आए। सबसे पहले मुस्लिम शासक कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर गौरी आता है, फिर कौन आता है रे? मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर गौरी आता है, फिर एक और था, ध्यान में नाम नहीं आ रहा है। बहुत सारे सब मुस्लिम शासक लोग आते हैं, ठीक है। मुस्लिम शासक लोग आते हैं और आक्रमण करते हैं, यहाँ से सोना चांदी लूट करके लेके चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पहले जो यहाँ पे सोनों का भरमार था, तो लोग यहाँ भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है ना? तो भारत में पहले बहुत कुछ था, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, है ना? तो इसीलिए भारत को कहा कि भारत जो है सर्वविध संपदा तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो अब अगर पूछेगा सवाल तो बता दीजिएगा पूछ सकता है कि लेखक की दृष्टि से सर्वविध संपदा तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता है दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मानव उत्कृष्ट का मानव उत्कृष्ट का सर्वोत्तम साक्षात्कार, मानव उत्कृष्ट का सर्वोत्तम साक्षात्कार किस देश में हुआ है? पूछ सकता है कि मानव उत्कृष्ट का सर्वोत्तम साक्षात्कार किस देश में हुआ है? देखो मानव उत्कृष्ट का मतलब मानव के उत्थान के लिए, है ना? उत्थान के लिए साक्षात्कार बोले तो पढ़ाई लिखाई, कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई किस देश में शुरू हुआ? तो उसका जवाब, तो हमारे लेखा का जवाब होता है भारत। क्या होता है? और आपका भी जवाब यही होना चाहिए, क्या? भारत।
क्यों? क्योंकि देखो, तुमको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूरा वर्ल्ड में, तो कौन सा नहीं, नालंदा तो दूसरे नंबर पे आता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला, जो भारत में ही था, लेकिन अभी जब देश आज़ाद हो गया तो अभी वर्तमान में वो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 के पहले तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा न था, तो उसको भारत में न रखते हैं। अब भले ही वो अलग हो चुका है तो वह पाकिस्तान में पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये सब विद्यालयों में विदेश से 7 समुंदर पार से लोग पढ़ने के लिए आते थे। अमेरिका से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, चाइना से आते थे। चाइना में तुम्हारा फाहियान था, हेनसेंग था, ये सब आया था, पढ़ने के लिए आता था, समझ, अध्ययन करने के लिए यह सब विश्वविद्यालयों में आता था। बात समझ में आ रहा है? तो वही कहता है लेखक कि मानव उत्कृष्ट का सर्वोत्तम साक्षात्कार किस देश में हुआ? तो भारत में। कहाँ हुआ? भारत में हुआ। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला जो हमारा सवाल आ सकता है, अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, पूछेगा कि लेखक की दृष्टि से या लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार कहते हैं दृष्टि से, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार भारत के सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ये सारा सवाल भाषण में है। कहाँ है? भाषण के दरम्यान लेखक बोल रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर बैठे अधिकांश आदमी यही बोलेंगे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों का नाम लेंगे, बड़े बड़े शहरों का नाम लेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप हमारे हिसाब से देखिएगा तो हम आपको बड़े बड़े शहरों के नहीं, हम कहेंगे कि जो भारत का जो गांव है, भारत का जो गांव है, जो ग्रामवासी होते हैं, जो गांव में जो लोग रहते हैं, तो भारत का जो गांव है, आपको सच्चे भारत का दर्शन कहाँ मिलेगा? गांव में। तो हमारा जवाब लेखक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या होगा कि लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो भारत के गाँव में, भारत के गाँव में ही आपको सच्चे भारत का क्या हो सकता है? दर्शन। जैसे कभी देखा नहीं है तो लोग शहर में, अगर तुम कहीं पे किसी के शादी ब्याह में जाते हो तो उतना शहर के आसपास के जो मोहल्ला वाले के जो लोग हैं तो उतना मतलब रहता है, या कुछ पूछताछ करता है, फलन में कहाँ से है बउआ, केकरा ही कहा, इतना कोई पूछता होता है? किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है रे? कोई मतलब नहीं है। आराम से गया, जहाँ गया वहाँ गया, बस निकल दिया। एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें रोड पर पड़ल है, कोई उठाव नहीं जा रहा है ना, आप वीडियो बनाएगा, चुपचाप चल देगा। लेकिन गाँव में, अगर गाँव में किसी के यहाँ शादी हो रहा है तो अगर जाओ तो पूरा लगता है कि मोहल्ले वाला पूरा साथ देते रहता है, नहीं रहे कि फलनवा ही शादी, सब लग के मिलजुल कर अपना काम करते रहता है। आप पूछवा करता है कि फलना के नाती हूँ, फलना के पोता हूँ, चिल्ला ही एलू हैं, ऐसे करके होता है ना बात। तो ऐसा मतलब होता है गांव में, ठीक है। और गांव में एक्सीडेंट हो जाएगा तो देखता है पूरा गांव वाला एकजुट हो जाता है, होता कि नहीं होता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप बड़े बड़े शहरों में नहीं जाइए, कहाँ जाइए? गांव में जाइए, तो आपको सच्चे भारत का दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? सच्चे भारत का दर्शन होगा। लेखक यहाँ पर एक बात और ऐड करके कहते हैं कि अगर भारत में यहाँ पर बैठे कुछ ऐसे लोग होंगे जो भू अर्थशास्त्री होंगे, यानी भू अर्थशास्त्री बोले तो जो भूमि के बारे में अध्ययन करते होंगे, बात समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो वनस्पति वैज्ञानिक होंगे, जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो जीव विज्ञान होंगे, जो जीव वैज्ञानिक होंगे, जंतु वैज्ञानिक होंगे, जो जीवों के बारे में क्या करते होंगे? अध्ययन करते होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पुरातात्विक वैज्ञानिक होंगे। पुरातात्विक वैज्ञानिक कहने का मतलब है कि जो ऐसा वैज्ञानिक जो ज़मीन खोद करके, ज़मीन के अंदर से कुछ न कुछ निकाल करके उसके बारे में पता करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक वैज्ञानिक। जैसे हमारा क्या निकला ज़मीन खोदाइए में? नालंदा का खंडहर निकला रे, खोदाई कहते देखा कि पूरा खंडहर है, विश्वविद्यालय है, तो उसका पूरा खोद के निकाला, तो उसका कौन? सब पुरातात्विक वैज्ञानिक का देन है, ठीक है। उसके बाद और कुछ खोदाई में निकला है, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब खोदाई में निकला है। किस में निकला है? खुदाई में। सब जमीन खोद खोद के निकाला, सब शहर बड़ा बड़ा शहर छिपल था,
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब, ठीक है ना, सब खुदाइया में निकला है। जिस तरीके से बिल्डिंग निकला, नालंदा विश्वविद्यालय निकला, ठीक है, सब खुदाई में निकला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर या फिर कोई ऐसे लोग होंगे यहाँ पे बैठे, मैक्स मुलर साहब बोल रहे हैं भाषण के दरमियान कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो निर्वंश विद्या जानना चाहते हो या जानते होंगे। निर्वंश बोले तो मतलब जादू टोना, जोक टोटमा नहीं होता, जादू टोना, ये सब, वो सब के बारे में। तो कहता है कि अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जितना भी बोल रहे हैं, तो आपको भारत से अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं है। आप भारत में जाइए, भारत में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारत में सीखने के लिए, भारत में नॉलेज प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भारत जाइए। वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, वहाँ से आप जानकारी लेकर के बहुत ज़्यादा आप उपलब्धि वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? मैक्स मुलर साहब ने कहा। और साथ मैक्स मुलर साहब ने यह भी कहा कि दो गो अर्थशास्त्री था, एक का नाम था प्लेटो और एक का नाम था कांट, जो कहाँ का था? यूरोप का था। कहाँ का था? यूरोप का था। कहाँ पे लिख दें? यहीं पे को पॉइंट बता दे, ठीक है, लिख लेना। क्या क्या नाम बताएं हम? प्लेटो, क्या बताएं? इसी में लिख लेना, ठीक है। प्लेटो एवं और क्या बताएं? केंट, क्या बोले? हाँ, कांट। प्लेटो एवं कांट, ये कहाँ का था? यूरोप का था। कहाँ का था? हाँ, यूरोप का था। तो प्लेटो एवं कांट यूरोप का था और ये यूरोप का था। ये था कोची, ये दोनों क्या था? ये दोनों था अर्थशास्त्री। क्या था? अर्थशास्त्री था, ठीक है ना। और ये लोग भी क्या करता है? भारत में जाके अध्ययन करता है। भारत में क्या किया? हाँ, अध्ययन किया, है ना। तो ये बताते हैं कि प्लेटो एवं कांट जैसे महान वैज्ञानिक अर्थशास्त्री लोग भी जो हैं वो भारत में जाकर के क्या किए हैं? वह भी भारत का अध्ययन किए हैं। भारत का क्या किए हैं? अध्ययन किए हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि वहाँ पे अध्ययन करने के लिए आप नहीं जा सकते हैं। आप भी जाइए, आपको भी वहाँ बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसको तो उतार ही लिया होगा तुम लोग, लिख लिया होगा ना, साफ कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? कौन हो? लिखा था रे, सब लिख लिया होगा ना। मिटार गया तो क्या दिक्कत है? वीडियो यार रहेगा ना, कहीं चल जाएगा थोड़ी ही, महिला पर तो रहेगा, लिख लेना। चलो इधर देखो, अब ध्यान से देखना, जो भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है ना, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक अभी जो बता रहे हैं ये पूछा हुआ सवाल है, 2022 में पूछा है, ठीक है, तो थोड़ा इसको ये ध्यान से समझना। हाँ, इसको वारेन हेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो था, ये था कोची, तो ये एक अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज अधिकारी था और बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्या था? वारेन हेस्टिंग जो था वो क्या था? बंगाल का, हाँ, गवर्नर जनरल था। क्या था? अरे था कोची, तो अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी था, क्योंकि उस समय अंग्रेजे का शासन चल रहा था, अंग्रेजे लोग ने राज कर रहा था, तो अंग्रेज का शासन था। तो ये भी जो है भारत में आया था घूमने के लिए। भारत में तो बंगाल का तो गवर्नर है, ये था ये, तो बंगाल का गवर्नर था, तो भारत में है, बंगाल भारत में है। तो भारत में तुम्हारा एक और जगह है, क्या नाम है उसका? वाराणसी। क्या नाम है? वहां पर ही घूमने जाता है। क्या करता है? तो वाराणसी में घूमने गया। कहाँ गया? वाराणसी में घूमने। तो जैसे ही वाराणसी में घूमने गया तो घूमते घूमते एगो इसको घड़ा मिला। क्या मिला? वो घड़ा में सोना का सिक्का था। क्या था? सोना का सिक्का 172। कितना हो? 172। उस 172 को सोना के सिक्का था। तो वो घड़ा का नाम था क्या? 172 दारिस नामक सोने का घड़ा उसको मिलता है। 172 दारिस नामक सोने का घड़ा उसको मिलता है। किसको मिलता है? हाँ, तो वाराणसी में गया तो इसको क्या मिला बताओ? वाराणसी में जैसे ही गया, कौन? वारेन हेस्टिंग, तो इसको मिला 172 दारिस
दारिस नामक सोने के सिक्के, है ना। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला, सिक्के से भरा घड़ा मिला। ठीक है, जब इसको सोने से सिक्का भरा हुआ घड़ा मिल गया तो इसने सोचा कि इस घड़ा को क्या किया जाए। इस घड़ा को हम भेज देते हैं ब्रिटेन के अधिकारी लोग के पास। किसके पास देते हैं? ब्रिटेन के अधिकारी लोग के पास। काहे लगी? वो सोचा कि हम अगर इसको यहाँ से भेज देंगे ना ब्रिटेन में, तो वहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं ना, वो जो है हमारा उपहार समझ के, ऐसा कौन सोच रहा है? वारेन हेस्टिंग सोच रहा है कि हमारा उपहार समझ के वो क्या करेगा, उसको रखेगा और उस सोने का सिक्का जो है उसको अच्छा से परखेगा, जांचेगा कि उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। इस प्रकार जो है वो हमसे क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा और हमको सम्मानित करेगा। ये सोच करके वो क्या किया, सोना के भरा हुआ सिक्का जो 172 दारिस नामक सोना का जो घड़ा था उसको कहाँ भिजवा दिया? ब्रिटेन भिजवा दिया। ठीक है ना, उसकी विशेषता का अध्ययन करने के लिए। लेकिन वहाँ गया तो वहाँ का जो अधिकारी लोग था वो पता है क्या किया? वो उसको गला उला करके गहना वहना बनवा दिया। क्या बनवा दिया? गला के गहना बनवा दिया। जब ये लौटा ब्रिटेन गया वापस तो पता किया तो इसको पता चला कि उसको तो गला दिया गया है, गला करके सोना बना दिया गया है। तो इसके दिल के अरमा आंसू में बह गए ना हो। ये सोचा कुछ हो गया कुछ, तो वही वाला कहावत है, कुछ ही बोलते हैं उसको, बंदर के हाथ में नारियल नहीं रहता ना, बंदर के हाथ में नारियल नहीं रहता है। तो वो लोग बंदर था, ये भेजा सोच के कुछ हो, वो लोग कर दिया कुछ हो, तो पूरा कचरा कर दिया ना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहेगा कि बताओ कि वारेन हेस्टिंग को कैसा घड़ा मिला था? तो 172 दारिस नामक सोना का क्या, सोना से भरा सिक्का का क्या मिला था? एक घड़ा मिला था। कोई दिक्कत? पूछेगा कि बताओ, सवाल पूछ सकता है आपसे, यहाँ से सवाल बन सकता है कि बताइए 172 दारिस नामक सोने के सिक्के कहाँ मिला? पूछ सकता है कि 172, क्या पूछेगा सवाल में कि 172 दारिस नामक, सब लिखवाना पड़ेगा, सोने का सिक्का, सोने का कहाँ मिला? कहाँ मिला? तो कहाँ मिला था बताओ? हाँ, कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला। इसी में सवाल अगर हम चेंज कर दें तो कहेगा कि सिक्का किसको मिला, है ना। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का किसको मिला? किसको मिला? तो किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। अब यहाँ से एक सवाल आपसे और बन सकता है, ये पूछ सकता है कि बताइए कि 172 दारिस नामक जो सोने का सिक्का था वो वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटेन क्यों भेज दिया? सवाल पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के को कहाँ भेजा था? ब्रिटेन ना। ब्रिटेन क्यों भेज दिया? ब्रिटेन क्यों भेज दिया था? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो देखो, उसने यही सोच के भेजा था, क्या बोले थे कि जो ब्रिटेन का अधिकारी है, ब्रिटेन का अधिकारी है, उसका सर्वोत्तम उपहार वो सोचा कि अगर हम इसको भेज देते हैं कहाँ? ब्रिटेन में। कहाँ भेजते हैं? ब्रिटेन में। तो मेरे द्वारा भेजा गया जो उपहार है, मेरे द्वारा भेजा गया जो उपहार है वो ब्रिटेन के अधिकारियों को उसका सर्वोत्तम उपहार होगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा और खुश होकर के मुझको सम्मानित करेगा। क्या करेगा? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है और उसको क्या कर देता है? गला देता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो इसको लिख देना यहाँ पर। क्या लिखेगा बोलो? लिखो ना कि क्योंकि वह सोचा था, क्योंकि वह सोचा था। क्या सोचा था? कि मेरे द्वारा भेजा गया यह उपहार, ठीक है ना, कि मेरे द्वारा भेजा गया यह
उपहार जो ब्रिटेन का अधिकारी था, जो ब्रिटेन का, हाँ, मेरे द्वारा भेजा गया उपहार ब्रिटेन के अधिकारी, ब्रिटेन के अधिकारी को उसका सर्वोत्तम उपहार होगा। इस सोचा कि हम भेज रहे हैं ना, तो हमारे द्वारा भेजा गया उसके लिए क्या होगा, सर्वोत्तम उपहार होगा, जिसको देख के वो क्या हो जाएगा, पूरा खुश हो जाएगा, है ना, होगा, क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, हाँ, सर्वोत्तम उपहार होगा, जिससे वह खुश हो जाएगा और मेरी प्रशंसा करेगा, मतलब बड़ाई कि देखो कितना अच्छा अधिकारी है ये, मेरी प्रशंसा करेगा। लेकिन ऐसा होता है नहीं ना। तो यही सोच करके क्या कहता वो भेजा था, यही सोच कर मैं था, लिखा कि इसीलिए उसने सिक्कों को क्या किया था, 172 धारित सिक्कों को क्या किया था, सिक्कों को ब्रिटेन भेजा था। कहाँ भेजा था, ब्रिटेन भेजा। कोई दिक्कत है तो इतना लिख दीजिएगा, बोलिए कोई दिक्कत है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख दें, यहीं पर बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। वो क्वेश्चन है आपका सर विलियम जोन्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सर विलियम जोन्स के बारे में। किसके बारे में है, सर विलियम जोन्स के बारे में। सर विलियम जोन्स भी है, ये भी भारत में आते हैं और भारत में आकर के यहाँ पे भी अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने जब भारत आए थे, देखो इंग्लैंड से चलना प्रारंभ किया था 1783 में समुद्र के रास्ते से, ठीक है, और भारत आते हैं, भारत में आकर के 1784 में, क्या कब, 1784 में आते हैं और आकर के यहाँ पर, कहाँ पर, भारत के बंगाल में, कहाँ, भारत के 1784 में, कहाँ, बंगाल में। बंगाल कहाँ पड़ता है रे, भारत में ना पड़ता है। सर एशियाटिक सोसाइटी, एक सोसाइटी का स्थापना करता है, उसका नाम होता है सर एशियाटिक सोसाइटी का क्या करता है, का स्थापना करता है। क्या करता है, सोसाइटी का स्थापना करता है। तो पूछ सकता है आपसे कि बताओ कि सर विलियम जोन्स जो है वो सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया था, बंगाल में किया था। कब किया था, 1784 में किया था। तो इस प्रकार जो है ये आपका ख़त्म होता है। और लास्ट में मैक्स मुलर साहब अपने भाषण में ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिए कि वहाँ भारत में अध्ययन करने के लिए जो पहले का जो भारत था, जो पुराना भारत था, जो प्राचीन भारत था, उसी समय सिर्फ अध्ययन कर सकते थे और आज के डेट में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप जो है पहले तो अध्ययन करता ही था, अब आज का जो वर्तमान भारत है, आज का जो वर्तमान भारत है, अगर आप भूशास्त्री हैं, अगर आप पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं, अगर आप जंतु वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, या फिर आप अगर और भी कुछ किसी भी वर्ग का वैज्ञानिक है, ठीक है, तो आप बेशक वहाँ पर जाइए और आप भी अगर आज भी जाइएगा तो आपको वहाँ पर नए नए खोज करने के लिए, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, नए नए बहुत सारे उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए आज भी आप वहाँ पे जाइए तो सही, आप वहाँ पे जाइएगा तो आप भी बहुत सारे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बोल के अपने भाषण को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और आपका चैप्टर भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। देखो हम पहले ही बताते कि बहुत बड़ा था कि नहीं था। तो शॉर्ट में जो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें मोस्टली हम जितना भी बताए हैं सब कभी ना कभी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना और एक एक इंपॉर्टेंट है सबको उतारना। तो कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना हो, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये तो तूने लिख ही लिया होगा ये सब, ये पहले लिखा था ना, नहीं लिखा था तो लिख लेना। ये तो पहले के बताया थी सब लिखने के लिए। यहाँ से स्टार्ट करना है, ई लिखना है, उसके बाद कहाँ आना है, यहाँ है? इसको तो ऐड कर लेना पहले ही, इसको लिखने से पहले ही ऐड कर लेना, ठीक है।
समझ गए? उसको लिखने से पहले इसको ऐड कर लेना, फिर इसको लिखना यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ही अपना यहाँ ना लास्ट में ये पॉइंट को लिख लेना। इस प्रकार आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, इसको रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों में फैलाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा आप लोग बढ़ाइए। चलिए।